हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे इमरजेंसी से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में। जब इमरजेंसी लागू हुई थी उसके पीछे क्या क्या कारण थे और किस तरीके से पहली बार इमरजेंसी लागू होने के बाद पहली बार जो सत्ता में आई थी सरकार वो गैर कांग्रेसी थी। तो इसके बारे में पूरा देखते हैं और क्या क्या प्रावधान किए गए थे इस इमरजेंसी के दौरान और लोगों को किस तरीके से परेशानियां हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी से जुड़ी हुई सच्चाई के बारे में। इमरजेंसी 25 जून 1975 की आधी रात को लागू की गई थी। ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके बारे में जानना एक आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनता के सारे अधिकार इसमें छीन लिए गए थे। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का एक काला अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई थी और जो 21 मार्च 1977 तक चलती रही थी। इसी के बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया था और काफी बदलाव उसमें किए गए थे। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352, इसके बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं, के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी और इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है जब आपातकाल में चुनाव स्थगित किए गए थे। अब देखते हैं 26 जून को, यानी कि 25 जून के बाद अगले दिन 26 जून को पूरे देश में रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। आपातकाल के पीछे कई कारण बताए जाते हैं जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला था। क्या था मामला, थोड़ा देख लेते हैं। मामला ये था, कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था। देखिए, उस समय की पावरफुल जो सरकार थी उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी ताकत दिखाई और इस बात का वो किया कि दुरुपयोग करने का उनको दोषी पाया गया था और ये फैसला दे रही थी कौन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट थी वो, और उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। देखिए कितनी पावरफुल थी उस समय पर हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशरी सिस्टम हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका बाकी सत्ता में बैठे हुए लोग एक बार को गलत हो सकते हैं, लेकिन जो न्यायिक समीक्षा है, जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, वो अगर स्ट्रांग होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की भी नींव हिला देता है। तो इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक लगा दी गई थी। देखिए कितने बड़े स्टेप लिए गए थे हमारे जुडिशरी सिस्टम के द्वारा। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद यह मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला दिया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी थी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान कर दिया गया था। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। देखिए, जब भी कोई सत्ता में सरकार होती है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर कोई और सरकारें हो, कभी भी ये नहीं चाहती कि उनकी सरकार बीच में गिरे या उनको पद खाली करना पड़े। इवन ये तो प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री हो, एक छोटे से सांसद का पद भी होता है या जो छोटे से एक मंत्री का पद भी होगा वो भी खाली नहीं करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी कैसे आसानी से ये सोच लेती कि उनको सिंहासन खाली करने का उनको कहा जा रहा और वो कर दें। संजय गांधी भी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां उनके हाथ से सत्ता जाए।
उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला ले लिया। आधी रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिए। हम जानते हैं राष्ट्रपति हमारे यहाँ एज अ रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं, तो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसी पर उनको मानना होता है। आर्टिकल जो संविधान संशोधन बना 42 और 44, इसके बाद काफ़ी बदलाव आए और बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रपति के करने के बाद भी न्यायिक समीक्षा में रखी गई हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ की जांच पड़ताल की जाए, कहीं किसी चीज़ का सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इसी के लिए संविधान संशोधन समय समय पर होते रहे हैं। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष जो था वो एकजुट हो गया था। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के कारनामे होंगे तो जो और पार्टियां हैं वो उभर कर सामने आएंगी। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई। यहाँ से एक चीज समझ में शायद आपको आ रही होगी कि उस समय जनता इतनी जागरूक या इतना अच्छा एजुकेशन लेवल नहीं था। तब अगर इतनी जागरूक थी और अगर आज के दिन भी इस तरीके की सरकारें कोई भी ऐसा काम करती हैं तो मनमानी सिर्फ एक लिमिट और एक टाइम तक ही चलती है। उसके बाद जनता अपने आक्रोश में आ ही जाती है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो सत्ता में सरकारें होती हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव जैसे कई विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। देखिए, जब कोई भी सत्ता में सरकार होगी और बहुत पावरफुल होगी तो कई बार ऐसा किया जाता है कि दूसरी जो विपक्ष के लोग हैं उनको कुचलने के लिए उनके पास कोई चीज़ें तो होनी चाहिए। तो जेल में कई नियम लगा के कि आपने इसका उल्लंघन किया है, आपने इसका उल्लंघन किया, और उनको क्या करते हैं, जेलों में डाल दिया जाता है। संजय गांधी की मनमानियों की सीमा भी पार कर गई थी। उनके इशारे पर कई लोगों की जबरन नशबंदी भी करवाई गई। हालांकि कांग्रेसी इसके बारे में ये कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाना उनका उद्देश्य था, लेकिन इस तरीके से करना, इसी आक्रोश के कारण उनका ये हाल हुआ था कि उनकी सरकार सत्ता से बहुत दूर चली जाती हुई दिखती नजर आती है। तो एक बात ये समझिए कि जबरदस्ती जनता से आप कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा, अगर इस मोटिव को जिसने भी छोड़ दिया उसके बाद उसने कुर्सी की शक्ल नहीं देख पाई। तो यही होता है, सत्ता में बैठे हुए लोग ये बात भूल जाते हैं कि किस तरीके से उनको जनता के साथ पेश आना है। सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेलखाने में बदल दिया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मौलिक अधिकार, इनको भी स्थगित कर दिया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ और ये बताया गया कि जीवन जीने का अधिकार किसी भी आपातकाल में नहीं छीना जाएगा। स्थगित कर दिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का अधिकार छीन लिया गया था। देखिए, राइट टू लाइफ जो अधिकार है उसको भी छीन लिया गया था। और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, देखिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, 2011 में अपनी गलती को माना और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हमने इतनी पॉलिटी पढ़ी है, हर जगह पर ये लिखा है कि जो कुछ अधिकार हैं उनको ही रोका जा सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ का अधिकार किसी भी सिचुएशन में नहीं छीना जा सकता है। बहुत सारे और भी प्रावधान इसमें फिर ऐड किए गए। जयप्रकाश नारायण की लड़ाई का निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा, अपने सिंहासन को छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए और 1977 में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। जिस तरीके का माहौल बन रहा था वो साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस को हारना ही है। जैसा कि माहौल 2014 में भी नजर आ रहा था कि कांग्रेस दोबारा नहीं जीत पाएगी, ऐसा ही इस समय पर भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई थी। देखिए, जो इनका मेन गढ़ था वहां से ही वो चुनाव हार गई थी और कांग्रेस केवल और केवल 153 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। इतनी बड़ी पार्टी जो थी वो केवल 153 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उससे जब 30 साल तक सोचिए कोई सत्ताधारी पार्टी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, निरंकुश होना स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र की एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जब लोग
उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो सत्ता से उन्हें जाना ही पड़ता है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है वो ये भूल जाती है कि हम किस तरीके से मनमानियां कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आगे उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। 30 साल के बाद इनके सामने वो फेज आया और इनकी निरंकुशतावादी नीतियों को लगाम लगाई गई जनता के द्वारा। सेम ऐसे ही आगे की सरकारों में भी रहता है, चाहे वो आज की सरकारें हों या पहले की हों। ये एक इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि हमेशा निरंकुशता जब भी बढ़ती है जनता का आक्रोश आता है और वो सीधे आपके सत्ता से उतार कर ही आपको दिखा देता है। इसमें कुछ चीज़ें और थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1974 में बिहार में इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया। इस चीज़ को पूरे देश तक ले गए वो। इनको विपक्ष ने धुरी बनाया और इनके इर्द गिर्द सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई थी। राजनारायण जो थे 1971 में इंदिरा गांधी से चुनाव हारे, पर हारने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला और कह सकते हैं हम यही कि इमरजेंसी और उसके बाद कांग्रेस की हार की जड़ में यही थे। जाहिर सी बात है जब ये हारे क्योंकि इन्होंने ही मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इंदिरा गांधी ने देखिए क्या इमरजेंसी के पीछे कारण थे। इनके खिलाफ जो हारी सत्ता में आने से जब ये हारी, इनकी पार्टी हारी तो क्या था कि बहुत गुस्सा था जनता में और इन्होंने जो जज थे उनको भी इग्नोर किए जाने से नाराज थे, नेता जेल जाने से नाराज थे, कर्मचारी कड़ाई होने से नाराज थे, नसबंदी से लोग नाराज थे, मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया गया, बुद्धिजीवी संविधान संशोधन होने से नाराज थे, व्यापारी हर बात में पुलिस के पहुंच जाने से नाराज थे। मतलब इनका जो था इंदिरा गांधी की वजह से जो इतनी सारी चीजें आई, जनता में आक्रोश बढ़ेगा तो सत्ता से आपको हटना ही पड़ेगा और यही काम इनके साथ हुआ था। तो ये पूरा इमरजेंसी से संबंधित वीडियो था। आपके अगर और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।